Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to the class. कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना हमने पढ़ा है वो सब आप पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे और आपका प्रिपरेशन भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर में हम लोग ओपेरोन करेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग लैक ओपेरोन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टीआर पे ओपेरोन देन एआरए ओपेरोन जो है ये तीनों हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इसको लैक ओपेरोन क्यों कहा जाता है, पहले इसका जो नाम है इसको डिकोड करते हैं देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लैक ओपेरोन मतलब क्या है इसका? लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक्टोज का लैक शॉर्ट में हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ओपेरोन क्या होता है? ओपेरोन होता है ग्रुप ऑफ जीन। ओपेरोन क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन। ये जो ओपेरोन है ये मेनली प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट होता है और देन उस ग्रुप ऑफ जीन का एक्सप्रेशन एक ही एमआरएनए पे देखने को मिलता है, दैट इज ओपेरोन। और यहाँ किसके बारे में बात होगी? लैक्टोज के बारे में बात होगी। लैक्टोज के प्रेजेंस में वो सारे जीन एक्सप्रेस होंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लैक ओपेरोन। द कंट्रोल ऑफ, एक और चीज यहाँ आप लोग लिखना कि जो लैक ओपेरोन होता है इसको हम लोग कैटाबोलाइट, एक होता है ना कैटाबोलिक एनाबोलिक, तो ये कैटाबोलिक होता है एंड इंड्यूसिबल ओपेरोन भी कहते हैं, और इंड्यूसिबल ओपेरोन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। और जो ट्रिप्टोफेन ओपेरोन होता है ना उसको एनाबोलिक और रिप्रेसेबल ओपेरोन कहा जाता है। सो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, each cell in human contain all the genetic material for the growth and development of a human. सम ऑफ दिस जीन विल बी नीड टू एक्सप्रेस एट ऑल टाइम, जैसे कि हम हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, सब में ही जीन प्रेजेंट होते हैं। और कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूटिवली यानी हमेशा जिनका एक्सप्रेस होना जरूरी है, और कुछ ऐसे हैं कि जब नीड पड़े तब वो ऑन हो, तब उनका एक्सप्रेशन हो, तब वो प्रोटीन सिंथेसिस करें, अपना काम करें, और जब नीड नहीं है तब उनका एक्सप्रेशन ना हो। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन यानी डीएनए, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बन के फिर फंक्शन करना। तो जब नीड हो तब ऑन होना, जब नीड ना हो तब एक्सप्रेशन ना होना। कुछ जीन ऐसे काम करते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करते हैं। सो ओपेरोन क्या है? ओपेरोन जो है ग्रुप ऑफ जीन है दैट आर ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम, जो एक ही टाइम पर ट्रांसक्राइब होंगे। जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स का मान लो एक जीन है और इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने लैकोपेरोन का एग्जांपल दिया था जिसमें हमें पता है कि ZYA ये जीन प्रेजेंट होते हैं और एक ही टाइम पर ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा एक्सप्रेस होके, वाई जो है ये हमारा परमीज बनाएगा एक्सप्रेस होके, और ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। लेकिन इन जीन के एक्सप्रेशन को भी क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन के लिए कौन प्रेजेंट होता है? आई या फिर रेगुलेटरी जीन इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जब नीड नहीं होती, रेगुलेटरी का मतलब क्या है? ऑन या ऑफ, इसी के ऊपर डिसाइड होता है। तो जब नीड नहीं होती, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? यहाँ पर आपको पता है कि प्रमोटर प्रेजेंट होता है आपके जीन में और ऑपरेटर भी होता है। आपको पता है कि प्रमोटर से क्या बाइंड करती है? प्रमोटर से बाइंड करती है आरएनए पॉलीमरेज। तो जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जब नीड नहीं होती इन जीन को एक्सप्रेस करवाने की, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाता है। अब रास्ते में कांटा अड़ गया, अब क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगी तो इस डीएनए से ये जो जितने भी जीन है वो एमआरएनए में नहीं जा पाएंगे, डिकोड नहीं हो पाएंगे। एमआरएनए में नहीं जा पाएंगे तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा, यानी इनका एक्सप्रेशन भी नहीं हो पाएगा।
तो जो ओपेरॉन होते हैं ये ट्रांसक्राइब होते हैं एट द सेम टाइम, बट उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर भी प्रेजेंट होता है। जब नीड नहीं होती वो रेगुलेटरी प्रेशर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है और जीन का एक्सप्रेशन रोक दिया जाता है। जब नीड होती है तो इन जीन का एक्सप्रेशन करवा लिया जाता है। एंड दे आर ओनली फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। लैक ओपेरॉन, नीड क्यों पड़ी लैक ओपेरॉन की? Lactoperon is an operon required for transport and metabolism of lactose in E. coli and many another enteric bacteria. सो जो लैकोपेरोन होता है ये मेनली क्यों नीड पड़ी कि जो इकोलाई है, इकोलाई में के पास जब लैक्टोज होती है, देखो आप सब लोग को कुछ ना कुछ फेवरेट फूड होगा। कोई कोई ऐसा होगा जिसको आलू की सब्जी खाना पसंद है, किसी किसी को भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी किसी को लौकी की सब्जी पसंद होगी। तो सबका चॉइस जो है वो अलग अलग है। वैसे ही जो इकोलाई है ना, इकोलाई बोलती है कि मैं तो केवल ग्लूकोज ही खाऊंगी, मेरे को ग्लूकोज ही पसंद है। अब मान लो कि चलो एक स्टोरी से समझाते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा आपका लैकोपेरॉन घूमता है। देखिए ये इकोलाई है, ये इकोलाई का सेल है, ठीक है। ये इकोलाई को भूख लगी हुई है, ठीक। तो यहां पर इसकी फेवरेट है ग्लूकोज, इसको भूख लगी हुई है तो झट से खा लेती है ग्लूकोज को, और आराम से इसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होके पूरा इसमें क्या देखने को मिलेगा, मान लो ये एनर्जी इसको मिल जाती है, काइंड ऑफ कह सकते हो आप लोग। लेकिन अब ग्लूकोज खत्म हो गई, ग्लूकोज है ही नहीं, ग्लूकोज खत्म हो गई मान लो। वैसे तो सारा ही ये न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। मार्केट में इसके मम्मी पापा ग्लूकोज लेने गए, मिला नहीं, तो वो लैक्टोज उठा के लेके आ गए। क्या उठा लाई? लैक्टोज। एक स्टोरी से मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे तो आपको पता है कि इस तरीके से, जैसे मान लो कि आपने लैब में परफॉर्म भी किया होगा, ये ब्रोथ आप प्रिपेयर करते हो, उसमें न्यूट्रिएंट अगर मीडिया प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो उसमें फिर आप बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करते हो, तो इस तरीके से वैसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। बट मैं स्टोरी के जैसा आपको बता रही हूँ। लेट्स सपोज अब लैक्टोज आ गई, लैक्टोज लैक्टोज आ गई, ग्लूको इसकी फेवरेट कौन है? ग्लूकोज। तो फेवरेट फूड कौन है? फर्स्ट चॉइस इसकी क्या है? फर्स्ट चॉइस इसकी फर्स्ट चॉइस क्या है? इकोलाई की ग्लूकोज। कि मान ले इसके पास ग्लूकोज गैलेक्टोज सब पड़ा हुआ है तो झट से ग्लूकोज को ही खाएगी। लेकिन अब आ गया है लैक्टोज, तो लैक्टोज आ गया तो अब ये बोलती भूख तो मेरे को लगी हुई है, मैं क्या करूं, लेकिन मेरे को तो ग्लूकोज ही खाना है। अब जैसे होता है ना, घरों में कुछ बच्चे होते हैं, जैसे घर में अगर दही रखी हुई है, दही है, कर्ड है, तो उनका क्या कहना होता है कि हमें कर्ड नहीं, हमें छाछ चाहिए, है ना, कर्ड नहीं छाछ चाहिए, उनको छाछ ही पीनी है। तो फिर मम्मी लोग क्या करते हैं, इस कर्ड को क्या करेंगे, मथ के छाछ बना के फिर दे देंगे, है ना। वैसे अब इसके पास में कर्ड मान लो लैक्टोज है, लैक्टोज आ गई, अब ये बोल रहा नहीं मेरे को तो ग्लूकोज ही चाहिए। तो फिर इसका बॉडी इसको बोलता है रुक जा, थम जा तू, कुछ तेरे लिए इंतजाम करते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्या? ओपेरोन। क्या प्रेजेंट होता है? लैकोपेरोन जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में चलेगा, तो ये ओपेरोन सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लैकोपेरोन, ठीक है। हल्का सा अमाउंट में यहाँ पर जो है लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, बेसल अमाउंट में, ध्यान रखना इकोलाई में बेसल अमाउंट में लैक्टोज हमेशा रहता है, बेसल अमाउंट में। बेसल यानी लेवल में, है ना, एक बेसल लेवल में लैक्टोज रहता है, यानी एवरेज आप कह सकते हो, स्टैंडर्ड लेवल में लैक्टोज रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओपेरोन कैसा दिखता है, ये यहाँ पर रेगुलेटर जीन होगा, रेगुलेटरी जीन। फिर यहीं कहीं पर होगा प्रमोटर आपका। यहाँ पर इसका कैप साइट भी होता है, कैप साइट का क्या फंक्शन होता है मैं बाद में बताऊंगी आपको, कैप क्या होता है ये। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर रहता है, इसके बाद यहाँ ये जीन्स रहते हैं, क्या रहते हैं? जीन रहते हैं, ये ZYA, ये जीन है।
तो यहाँ बेसल अमाउंट में लैक्टोज पहले ही प्रेजेंट होते हैं, चीज आपने ध्यान रखनी है। तो रेगुलेटरी जो जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है, इसका काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना, इसने रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी लैक्टोज है और बेसल अमाउंट में यहाँ एलोलैक्टोज भी प्रेजेंट होती है। लैक्टोज है तो लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज को बैक्टीरिया ब्रेक कर लेता है ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और एलोलैक्टोज में, सब बेसल अमाउंट में। ये चीज ध्यान रखना, बेसल में है, बेसल अमाउंट में। ये मत सोचना कि बाहर से क्यों ले रहा है फिर ये लैक्टोज जब इसके बॉडी के अंदर है, तो ये सब बेसल अमाउंट में है। ऐसा नहीं है कि इसको ये खा सके। बेसल, बेसल अमाउंट का मतलब जैसे होता है ना घरों में थोड़ा सा आपकी मम्मी लोग छाछ रख लेते हैं ताकि वो दही जमा सके, है ना, तो वो बेसल अमाउंट में होता है ताकि लैक्टोज जो है वो और ले सके लैक्टोज बाहर से। तो ये बेसल अमाउंट में लैक्टोज रहता है। लैक्टोज टूट के ग्लूकोज गैलेक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो एलोलैक्टोज होता है ना, ये एलोलैक्टोज जाके इससे बाइंड कर जाता है रिप्रेसर से। ये एलोलैक्टोज जाके किससे बाइंड कर गया, इस रिप्रेसर से बाइंड कर गया। अब ये रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, इसने रोक लिया लैक्टोज ने कि तू थम जा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता। इसके माथे पे इसने गन लगा ली रिप्रेसर के भी, अब तू नहीं जा सकता। अभी ऑपरेटर से बाइंड नहीं हुआ। ऑपरेटर से अगर ये बाइंड नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज ने इन सारे जीन को सिंथेसाइज किया। यहाँ से परमीएज भी सिंथेसाइज हुआ। गामा कौन बना, ये सॉरी वाई जीन क्या बनाता है, परमीएज। परमीएज का क्या काम होता है कि बाहर से क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लैक्टोज को अंदर की तरफ ले लेता है। क्या कर लेता है, लैक्टोज के अंदर की तरफ ले लेता है। लेकिन इसी के साथ ना थोड़ा बहुत अमाउंट में थायोगलैक्टोसाइडेज भी आ जाता है। और थायोगलैक्टोसाइडेज क्या होते हैं, टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर जो ए होता है एसाइल ट्रांसफेरेज, ये एसाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस पे एसाइल ऐड कर देता है ताकि हमारी इकोलाई को ये हार्म ना करे। ठीक है, जेड क्या बना देता है, जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, परमीज, परमीज क्या करता है, लैक्टोज को अंदर लेके आता है। तो परमीज जो लैक्टोज को अंदर लेके आया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और एलोलैक्टोज में। और बैक्टीरिया को मिल जाता है फाइनली क्या, ग्लूकोज। अब इसको बोला जाता है ले तुझे ग्लूकोज चाहिए था, तुझे ग्लूकोज मिल गया। ग्लैक्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है और इस तरीके से जो है इसका जो नीड है एनर्जी की वो फुलफिल हो जाती है। तो लैकोपेरोन कब चलता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होती है। लैकोपेरोन कब कब चलेगा, जब ग्लूकोज एब्सेंट है। क्योंकि जब ग्लूकोज एब्सेंट है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इसको नीड ही नहीं है ग्लूकोज और बनाने की लैक्टोज से, है ना, क्योंकि ग्लूकोज है आराम से खाएगा। तो ग्लूकोज एब्सेंट है उस टाइम पर लैकोपेरोन क्या होता है, ये ऑन रहता है। ठीक है, ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है। क्लियर है ये कहानी, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी कहानी है। आप बोलोगे मैं इसको दोबारा और डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि लैकोपेरोन में यही चीज है, इसके अलावा एक और दो और बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये बना लिया हम लोगों ने पूरा, ये इकोलाई का सेल बना लेते हैं। कंडीशन क्या ले रही हूँ मैं, कंडीशन में ले रही हूँ कि लैक्टोज एब्सेंट है, क्योंकि लैकोपेरोन तो तभी पढ़ेंगे ना जब लैक्टोज एब्सेंट है। तो जैसे कि घरों में मम्मी कर्ड या दही जमाने के लिए थोड़ा सा खटाई के लिए छाछ रख लेते हैं ना, वैसे ही बैक्टीरिया भी बेसल अमाउंट में लैक्टोज लेके रखते हैं। बेसल अमाउंट में लैक्टोज है। बेसल अमाउंट में सारी चीजें हैं, तो बेसल अमाउंट में सारी चीजें हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा ग्लूकोज बेसल अमाउंट में भी किस लिए रखे जाते हैं, ताकि एलोलैक्टोज बन सके। तो एलोलैक्टोज है, कहने का मतलब ये है मेरा कि एलोलैक्टोज है अभी इस टाइम पर, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इस फॉर्मूले से हल्का सा
एलोलैक्टोज बना के रख लिया, थोड़ा सा लैक्टोज था, उस लैक्टोज से इन्होंने एलोलैक्टोज बना के रख लिया। ठीक है, अब क्या कहानी चलती है, कहानी देखिए। इकोलाई के पास ग्लूकोज नहीं है, तो उसको भूख लगी है, लैक्टोज हो, तो वो क्या करती है, देखिए। अब ये ओपेरोन है, ये रेगुलेटरी जीन है, यहीं कहीं पर कैप्साइट भी होती है, कैप्साइट का फंक्शन भी आपको बताएंगे। यहीं कहीं पर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, और उसके बाद में फिर यहाँ पर होते हैं आपके जीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है। क्या बनाता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन ये एलोलैक्टोज इस रिप्रेसर को आगे नहीं बढ़ने देती, इससे जाके बाइंड कर जाती है, इसे जाके बाइंड कर जाती है। अब अगर ये बाइंड कर जाती है तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता। अब अगर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता, तो यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज बैठी हुई है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ती चली जाती है और इन सारे जीन को ट्रांसक्राइब करवा देती है। और यहाँ पर जो जेड है, ये क्या बना लेता है, ये एक एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्रेस होके। वाई क्या बनाता है, वाई बनाता है परमीएज, और ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। जो परमेज एंजाइम है वो क्या करती है, परमेज एंजाइम बाहर से एक्टिवली लैक्टोज को लेती है, परमेज लैक्टोज को अंदर की तरफ लेती है। लेकिन लैक्टोज के साथ साथ यहाँ कौन आ जाता है, थायोगैलेक्टोसाइडेज भी आ जाता है, जो कि एक टॉक्सिन है। तो यहाँ पर जो ये ए होता है, ये क्या करता है, ये ए का फंक्शन वैसे तो अननोन है, लेकिन ये जो थायोग्लाइकोसाइडेज एक टॉक्सिन है, इस पे एसिटाइल ग्रुप क्या कर देता है, अटैच कर देता है, जिससे कि ये टॉक्सिक इफेक्ट कोज नहीं कर पाती। परमेज क्या कर देता है, परमेज जो है परमेबिलिटी दिलवाता है, ताकि लैक्टोज जो है वो अंदर आ सके। अब लैक्टोज जब अंदर आ जाती है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को कन्वर्ट करवा देता है किस में, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को कन्वर्ट करवा देता है किस में, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और एलोलैक्टोज में। अब हमें ग्लूकोज मिल गया है फाइनली, और ग्लूकोज जो है यही हमारा हीरो है, जिसको कि इकोलाई यूज करेगा। क्लियर है ये चीज, ऐसे चलता है ओपेरोन। लेकिन ओपेरोन में ऑन या ऑफ होने में इस कैप प्रोटीन का भी रोल है। क्या रोल है, चलिए देख लेते हैं। देखो, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, उस टाइम पर ये इनहिबिट करती है एडिनाइलिल साइक्लेज को। ये नाम ध्यान आया, कहीं पढ़ा है, सुना है कहीं नाम, सुना तो है जीपीसीआर में। ये एडिनाइलिन साइक्लेज का काम क्या होता है, ये एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करती है। अब अगर यही इनिबिट है तो सीएएमपी का लेवल क्या रहेगा, अगर एडिनाइलिन साइक्लेज ही इनिबिट है तो सीएएमपी का लेवल लो रहेगा। तो आपको चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, लेवल हाई रहता है तो सीएएमपी लो रहता है, और जब ग्लूकोज का लेवल लो है, कम है, तो एडिनाइलिन साइक्लेज इनिबिट नहीं होगा, तो सीएएमपी ज्यादा बनेगा। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो यहां क्या देखने को मिलता है, यहां पर सीएएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कैप साइट है ना वो वहां पर सीएमपी क्या करता है, ये जो सीएमपी का लेवल जब हाई होता है तो सीएमपी क्या करता है, सीएमपी कैप के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ग्लूकोज का लेवल कम है ना उस टाइम पर,
और ये एक्टिवेटर के जैसा काम करते हैं, यानी पाथवे को एक्टिवेट करवाएंगे। जैसे अभी देखिए ग्लूकोज का लेवल कम है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो ग्लूकोज एब्सेंट है तो सीएमपी बनेगा, और सीएमपी क्या करेगा, सीएमपी इसके साथ जाके बाइंड कर लेगा, और बाइंड कर लेगा तो पाथवे आगे बढ़ेगा। तो इस ओपेरन को चलाने के लिए दो कंडीशन है, पहला सी कैप एंड सी ए एम पी, ये होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कैप और सीएमपी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा एलोलैक्टोज होनी चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी लैकोपेरोन नहीं चलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ कंडीशंस आप लोग से पूछूं मैं, ओपेरोन तो मैंने करवा दिया आप लोगों को, इतना ही है। एक मीरो डिप्लॉयड कंडीशन है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब कंडीशंस देख लेते हैं कुछ कुछ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, Lactoperon is an operon required for the transport metabolism of lactose in E. coli and many other enteric bacteria, although glucose is preferred as a carbon source for most bacteria. Glucose उनका favorite खाना होता है। Lactoperon allow for the effective digestion of lactose. Lactoperon क्या allow करता है कि अगर lactose भी as a nutrient गई है E. coli के पास में, तो उसको भी effectively वो digest कर सके। When glucose is not available थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से लैक्टोज का डाइजेशन किया जाता है जब ग्लूकोज एब्सेंट होती है। इकोलाई शुड एक्सप्रेस द लैकोपेरोन ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर। इकोलाई लैकोपेरोन तभी दिखाएगी, तभी एक्सप्रेस करेगी, तभी चालू करेगी जब लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरोन, लैकोपेरोन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन, हमें पता है प्रमोटर भी होता है, टर्मिनेटर भी होता है, रेगुलेटरी जीन आई भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड, वाई और ए। जेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए इनकोड करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को गैलेक्टोज और एलोलैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये लैक्टोज इस तरीके से दिखता है, ये लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टोज को ये तोड़ देता है किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, लेक वाई क्या करता है, लेक वाई जो है इनकोड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमीज, ये परमीज एंजाइम के जैसा काम करता है, जो कि बाहर से ट्रांस मेम्ब्रेन से इंपोर्टर के थ्रू लैक्टोज को अंदर की तरफ एंट्री दिलवाएगा, और लैकी का फंक्शन अभी अननोन है। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज किस किस में, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में एंड एलोलैक्टोज में, है ना। गैलेक्टोज परमेज जो है ये एंट्री करवाता है लैक्टोज की। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जिससे रिप्रेसर बाइंड करता है, प्रमोटर जिससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है, रिप्रेसर जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाता है, लैकाई कंट्रोल करता है किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को। 4 सिचुएशन आर पॉसिबल, 4 सिचुएशन पॉसिबल है। पहली, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट। पहली क्या कंडीशन बोल रहे हैं ये, अब आपको बताना है कि इस टाइम पर लैकोपेरोन ऑन रहेगा या ऑफ। पहली कंडीशन बोल रहे हैं ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैकोपेरोन तो वैसे ही नहीं चलेगा, है ना। लैक्टोज एब्सेंट है, तो लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वैसे भी इस कंडीशन में लैकोपेरोन ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, लैकोपेरोन ऑफ, लैकोपेरोन ऑफ। ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, क्या बोला गया है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट है, क्या लैकोपेरोन चलेगा। अब आप बोलोगे मैम लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज तो बनेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CAMP का लेवल कम रहेगा, CAMP का लेवल कम रहेगा तो CAMP कैप कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और मैंने कहा था इन दोनों को होना जरूरी है। तो CAMP कैप कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा इस कंडीशन में क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है, नो CAMP कैप कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये नहीं रहेगा तो भी लैकोपेरोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। When glucose is absent, lactose is absent. ग्लूकोज भी एब्सेंट है, लैक्टोज भी एब्सेंट है। अब लैक्टोज भी एब्सेंट है तो कैसे ही चलेगा लैकोपेरोन, इस कंडीशन में लैकोपेरोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है तो आप खुद सोचिए इस कंडीशन में CAMP हाई रहेगा और CAMP और कैप कॉम्प्लेक्स बनेगा,
तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरा बोल रहे हैं लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है बेसल अमाउंट में, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर लैक्टोज है तो एलोलैक्टोज भी बनेगा, एलोलैक्टोज भी बनेगा तो रिप्रेसर से बाइंड करेगा, और यहाँ पर द इकोलाइट डज प्रोड्यूस बीटा लैक्टोसाइडेज। क्यों? क्योंकि एलोलैक्टोज से बाइंड कर गया, एलोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और सारे जीन एक्सप्रेस होंगे। जेड वाई ए क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस करेंगे तो जेड बीटा लैक्टोसाइडेज बनाएगा। बीटा लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज लैक्टोज में ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कैप्साइड के बारे में। ठीक है, ये क्या करती है? प्रमोट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग को प्रमोट करती है, एक्टिवेटर के जैसा ये काम करती है। और ऑपरेटर क्या करता है? ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज को। कब? जब यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है। सो प्रमोटर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। रिप्रेसर प्रोटीन अगर बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगी। कैप बाइंडिंग साइट पॉजिटिव रेगुलेटर होता है हमारा। कैप जो होता है ये सीएमपी से बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है प्रमोटर से, और जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। कैप कैसे एक्ट करते हैं? ग्लूकोज सेंसर के जैसा काम करेगी। कैसे? कि अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ग्लूकोज कम है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जब ग्लूकोज कम होती है उस टाइम पर ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। सीएमपी हमेशा एक्टिव नहीं रहता, ये रेगुलेट होता है। कैप हमेशा एक्टिव नहीं रहता, सीएमपी के थ्रू ये रेगुलेट होता है। सीएमपी एक हंगर सिग्नल है। हंगर सिग्नल का मतलब कि ग्लूकोज एब्सेंट है। ग्लूकोज एब्सेंट है तो सीएमपी ज्यादा होगा, सीएमपी ज्यादा होगा तो इकोलाई क्या करेगी? वहां पर लैकोपेरोन को चला देगी। समझ गए ये सब चीजें? दो टाइप का रेगुलेशन है, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है? जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वहां पर नेगेटिव रेगुलेशन रहेगा। पॉजिटिव रेगुलेशन जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो लैकोपेरोन चलेगा, लैक्टोज से फिर ग्लूकोज ली जाएगी। मान लो कि लो ग्लूकोज आपके पास में, ग्लूकोज कम है तो यहाँ पर क्या रहेगा? ग्लूकोज कम है तो यहाँ पर सीएमपी बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज और सीएमपी आर एंटागोनिस्टिक। सीएमपी बनेगा, सीएमपी बनेगा तो सीएमपी कैप कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई हमारी। दूसरा यहाँ पर है सीएमपी अटैच टू द कैप अलाउिंग इट टू बाइंड डीएनए। कैप हेल्प आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा। दूसरा है यहाँ पर, साथ में एक और कंडीशन आप लिख लेना, लो ग्लूकोज है और लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज एब्सेंट हुई तो नहीं चलेगा ना ये। हाई ग्लूकोज है, हाई ग्लूकोज यहाँ पर है तो सीएमपी जो है वो नहीं होगा, सीएमपी नहीं होगा तो कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और इस कंडीशन पर ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन या लैकोपेरोन का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? कम। समझ गए इस चीज को? तो जब लैक्टोज एब्सेंट होती है तो क्या होता है? एलोलैक्टोज नहीं बनता। एलोलैक्टोज नहीं बनता तो रिप्रेसर प्रोटीन को रोक नहीं पाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाएगी, जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन पर एलोलैक्टोज भी रहेगा। एलोलैक्टोज रहेगा तो एलोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ है। फिर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है तो सीएमपी का लेवल जो है, सीएमपी का लेवल कम रहेगा। सीएमपी कम रहेगा तो सीएमपी कैप बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन कैसा रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन लो रहेगा, बेशक लैक्टोज प्रेजेंट हो। ठीक है, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज एब्सेंट है तो सीएमपी कैप कॉम्प्लेक्स बनेगा। लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज भी बनेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ओपेरोन चलेगा। यहाँ इसमें पूरी समरी दी गई है। देखिए, एक्टिवेटर प्रोटीन का मतलब क्या है? कैप और सीएमपी कॉम्प्लेक्स। अब आप देख सकते हैं ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज तो बनेगा। एक कंडीशन फुलफिल है, एक नहीं है, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, सीएमपी कैप कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लैक्टोज एब्सेंट है तो एलोलैक्टोज भी नहीं होगा, तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज एब्सेंट है
तो CAMP कैप कॉम्प्लेक्स जो है ये बाइंड कर पाएगा डीएनए पे, बाउंड टू डीएनए। लैक्टोज एब्सेंट है तो यहाँ पर नो एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज नहीं होगा तो ऑपरेटर से जाके रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ग्लूकोज एब्सेंट है तो यहाँ पर CAMP और कैप का लेवल बढ़ेगा, तो एक्टिवेटर तो प्रोटीन एक्टिव है। लैक्टोज है तो एलोलैक्टोज भी रहेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल है। एलोलैक्टोज अगर रहेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से प्रोमोटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करवा देगी। तो एक ही चार्ट में आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। क्लियर है आप लोग को ये सारी चीजें? ये देख सकते हो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ से ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन वहीं पर अगर इसके साथ में, इस रिप्रेसर के साथ में एलोलैक्टोज है तो ये इधर बाइंड नहीं कर पाएगा और सारे जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। क्लियर है? ग्लूकोज अवेलेबल है तो ये ऑफ रहेगा पूरा पाथवे। लेकिन अगर यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है, नो ग्लूकोज, लैक्टोज है तो लैकोपेरोन चलेगा। क्लियर है आप सब लोगों को? वही चीज यहाँ बोली गई है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर। लैक्टोज अगर एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा क्योंकि एलोलैक्टोज नहीं है उसको रोकने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज बनेगा, एलोलैक्टोज बनेगा तो क्या करेगा, एलोलैक्टोज अगर बनेगा तो वो रिप्रेसर से बाइंड करेगा और यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। CAMP और कैप कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, बिल्कुल ये ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाता है। क्लियर है ये सारी चीजें आप लोगों को? आई होप ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा इनमें ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना, बहुत इजी से कंसेप्ट है ये। देन हम बात करते हैं यहाँ पर मीरो डिप्लॉयड कंडीशन के बारे में। अच्छा, एक और मैं चीज आपको बताती हूँ, कई बार क्या किया जाता है ना, जैसे मान लो एलोलैक्टोज मान लो है ही नहीं, तो वहां पर बाहर से आप IPTG दे सकते हो। ये क्या करता है, IPTG भी कैसा होता है, सिमिलर टू एलोलैक्टोज, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से आप एलोलैक्टोज दे रहे हो। तो बाहर से एलोलैक्टोज दे रहे हो तो यानी इंड्यूस कर रहे हो, ओपेरोन को क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो। तो इसलिए इसको इंड्यूसिबल ओपेरोन भी कहा जाता है, कि बाहर से तुम एलोलैक्टोज जैसा कुछ दे सकते हो, यानी IPTG दे सकते हो जो कि कैसा दिखता है, एलोलैक्टोज, यानी दोनों एक जैसे दिखते हैं ये दोनों। तो यहाँ पर आप इंड्यूस कर सकते हो, एलोलैक्टोज मिल गया तो अब हमारा लैकोपेरोन क्या रहेगा, लैकोपेरोन ऑन रहेगा क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है? अब एक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज मीरो डिप्लॉयड कंडीशन। मीरो डिप्लॉयड कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपका मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया के पास हमें पता है कि इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में से क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्या, इट्स सेल्फ अ डीएनए, क्रोमोसोम इज इट्स सेल्फ अ डीएनए। तो यहाँ पर भी आपको पता है डीएनए है, जीन है, तो जीन के ऊपर आपका ओपेरोन लगा होगा। ओपेरोन यानी यहाँ आई, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर और यहाँ जीन्स होंगे। ठीक है, ZYA जीन है। और यहाँ पर प्लाज्मिड भी होता, आपको पता है क्या होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी क्या, सर्कुलर क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर भी ओपेरोन होगा, यहाँ पर भी क्या रहा होगा, ओपेरोन, यहाँ पर भी ओपेरोन रहा होगा। तो दो ओपेरोन चल रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो कुछ मान लो कि यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन ऑन है और यहाँ ऑफ है इस कंडीशन में, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ ऑन है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इधर तो एक्ट करेगा, ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, कर इधर भी जाएगा, बेशक दूसरे वाले का ऑफ हो रिप्रेसर। समझ रहे हो? और यहाँ पर जहां पर भी मान लो IC लिख दिया मैंने, OC लिख दिया, इसका मतलब है म्यूटेंट। इसका मतलब क्या है, म्यूटेंट। एक कंडीशन मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ये तो यहाँ पर मैं लेती हूँ क्रोमोसोम का, ठीक है, जो क्रोमोसोम है, तो वहां पे ओपेरोन मान लो इस तरीके से है, लेट सपोज आई क्या है, जो रिप्रेसर प्रोटीन आता है, ये प्लस है, प्रमोटर भी है, ये ऑपरेटर है, C यानी म्यूटेंट है, ठीक है, वर्किंग नहीं है, Z प्लस है, ठीक है, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है,
परमेज वाला जीन भी है प्रेजेंट, और यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज वाला जीन भी प्रेजेंट है। दूसरी तरफ लेते हैं एफ प्लाज्मिड की कंडीशन। एफ प्लाज्मिड की कंडीशन में क्या है? एफ प्लाज्मिड की कंडीशन में यहाँ पर लेट सपोज जो है आई प्लस है, ठीक है, प्रमोटर है, ऑपरेटर भी यहाँ पर सही से काम कर रहा है, और तीनों जीन भी है यहाँ पर। बताओ क्या कंडीशन चलेगी, बताइए, सोचो क्या कंडीशन चलेगी। ये भी बनाएगा रिप्रेसर, ये भी रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, दोनों ने ही क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन भागा भागा यहाँ भागने के लिए गया, ऑपरेटर ने कहा सो सॉरी, मैं तो पहले से ही म्यूटेटेड हूँ, मैं तो पहले ही वर्किंग नहीं हूँ, तो मैं तुझसे क्या ही बाइंड करूंगा, तुझसे बाइंड नहीं कर सकता, सॉरी। अब अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर पे बैठेगी और आराम से इन सारे जीन को एक्सप्रेस करवाएगी। अब ऑपरेटर हमेशा से ही बंद है, परमानेंट ही बंद है ऑपरेटर, म्यूटेटेड है ना, सी का मतलब म्यूटेटेड है यानी एब्सेंट है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ऑपरेटर एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा और ये हमेशा ऑन रहेगा ये, तो इसलिए इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है ऑलवेज, ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहेगा। जबकि आप दूसरे वाला देखो, यहाँ पर ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके इससे बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा, ये जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप क्या कर सकते हो? अगर ऑन करना है तो आप इसको IPTZ दे सकते हो। तो ये क्या है? ये इंड्यूसेबल है, यानी आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, वरना ये ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड कर गया, रिप्रेसर बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगी। ये इंड्यूसेबल ओपेरॉन है, ठीक है। तो टर्म्स पूछे जाते हैं, इंड्यूसेबल यानी जिसको एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएगी रिप्रेसर से, जब वो ऑन होगा वो इंड्यूसेबल है, जो हमेशा ऑन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है। क्लियर है वाली चीज? सो चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। With reference to lactoferrin, what will be the phenotype of an E. coli strain having a genotype? देखो मेन हमारा लैकोपेरोन और ट्रिप्टोफेनोपेरोन ही जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दोनों मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी, और बाकी जो हमारा बचेगा अरेबिनोज ओपेरोन वो मैं छोटू सा करके आपको बता दूंगी उसकी समरी, ठीक है। सो विद रेफरेंस टू लैकोपेरोन व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ एन ई कोलाई स्ट्रेन हैविंग ए जीनोटाइप? अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक जीनोटाइप है, यहाँ एफ लिख दिया यानी एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में मैंने बहुत टाइप के प्लाज्मिड आपको बताए हैं ना, तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड। आप लिख सकते हो, एफ लिखा हुआ है तो प्लाज्मिड के बारे में बात की गई, फर्टिलिटी प्लाज्मिड के बारे में। तो यहाँ पर एफ प्लाज्मिड का दिया गया, क्रोमोसोम का दिया गया, क्रोमोसोम का क्या दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे I माइनस है, O प्लस है, Z प्लस है और Y माइनस है, ये क्रोमोसोम का है, C लिख दिया मैंने, फिर प्लाज्मिड में मैंने P लिख दिया, या F लिख सकते हो, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड का दिया है देख सकते हो आप, I प्लस O, C मीरोडिप्लॉइड कंडीशन है ये, Z माइनस Y प्लस। पूछा गया आपसे क्या होगा, तो आप यहाँ देखो ये ऊपर वाला तो रिप्रेसर नहीं बनाएगा, लेकिन नीचे वाला तो रिप्रेसर बना सकता है, ये है तो एक ही सेल में, एक ही इकोलाई के सेल में, तो ऊपर वाला बेशक रिप्रेसर नहीं बना पा रहा, बेशक एब्सेंट ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले ने तो बनाया है, तो रिप्रेसर जो है इससे जाके बाइंड कर गया, इससे जाके बाइंड करना चाह रहा है, लेकिन ये सी यानी क्या है? म्यूटेटेड, एब्सेंट, इससे बाइंड नहीं कर पा रहा, इससे बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये वाला जीन एक्सप्रेस हो जाना चाहिए था, लेकिन यही एब्सेंट है, तो एब्सेंट ये जेड माइनस, ये बीटा गैलेक्टोसाइड एब्सेंट है, तो ये भी माइनस है, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, काइंड ऑफ, ये तो क्या रहेगा? हमेशा रिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि जेड माइनस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? दूसरे वाले में आप देखो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड कर गया, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो यहाँ पर है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर से जाके रिप्रेसर बाइंड कर गया तो ये जो है ये नहीं एक्टिव हो पाएगा, और ये तो एब्सेंट है ही, ठीक है। तो ये वाला क्या है? ये वाला तो है इंड्यूसेबल। इंड्यूसेबल क्यों? क्योंकि अगर आपको यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला कंडीशन यहां लिख के समझाती हूँ मैं आपको, यहां पर मैं लिख रही हूँ जो कंडीशन वहां दी गई है, I माइनस O प्लस जेड प्लस वाई प्लस, रुको, I माइनस
O प्लस जेड प्लस वाई माइनस है, दूसरी कंडीशन दी गई थी I प्लस, ये म्यूटेटेड था, ये एब्सेंट था, ये था, है ना। एक प्लाज्मिड की, फर्टिलिटी प्लाज्मिड की, क्रोमोसोम की, है तो एक ही सेल में। ऊपर वाला बेशक एब्सेंट हो, ऊपर वाला नहीं बना पा रहा रिप्रेसर, लेकिन नीचे वाला तो बना पा रहा रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या करेगा, रिप्रेस करेगा, ऑपरेटर से जाके बाइंड करना जानता है, इधर बाइंड कर गया, इधर कर ही नहीं पा रहा, ऑपरेटर ही म्यूटेटेड है। अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो जेड माइनस जो है ये तो वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि एब्सेंट है। वाई प्लस हमेशा एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ऑपरेटर को रोकने वाला कोई नहीं, ऑपरेटर ही एब्सेंट है। तो यहां पर ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करेगा ये। ऊपर वाले में आप देख सकते हो यहाँ पर जाके कौन बाइंड कर गया, यहाँ पर बाइंड कर गया रिप्रेसर, आरएनए पोल आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर ये जेड वाई जो है वाई माइनस एक्सप्रेस नहीं कर, ये तो वैसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो एब्सेंट ही है। जेड प्लस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपने एक्सप्रेशन करवाना है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आपको, बाहर से एलोलैक्टोज यानी आईपीटी जेड देना पड़ेगा जो रिप्रेसर से बाइंड कर जाए। रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाए तभी हमारे जेड प्लस एक्टिव हो पाएगा। तो ये है इंड्यूसेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्ट परमेज। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये ऊपर है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके लिए तो क्या है, इंड्यूसेबल है। परमीज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस कर रहा है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है। इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाँ, एंड लैक्ट परमेज नहीं, लैक्ट परमेज के लिए तो कॉन्स्टिट्यूटिव है। इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैकोप्रोन, ये करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन करिए। A mirror-diploid strain of E. coli with the genotype F plus O mutated and Z minus Y plus and O plus Z plus Y plus was constructed and the activity of beta-galactosidase enzyme was measured. beta-galactosidase की यहाँ पर एक्टिविटी मेजर की गई है। पहला है नो इंडक्शन। नो इंडक्शन का मतलब है कि बाहर से आपने कोई एपीटी जेड दिया नहीं है, नो आईपीटी जेड। आईपीटी जेड को आप लिख सकते हो एलोलैक्टोज। बाहर से कोई एलोलैक्टोज आपने दिया नहीं है, बाहर से कोई एलोलैक्टोज दिया नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और ऑपरेटर से बाइंड करेगा। तो इस केस में यहाँ पर देखिए आपसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का लेवल पूछा गया है, तो यहाँ पर एलोलैक्टोज है नहीं, तो यहाँ पर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा। यहाँ पर जो रिप्रेसर है, यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा आराम से। ऑपरेटर से अगर बाइंड करेगा तो आगे आप देखिए तो आरएनए पोल आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो आगे जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी बेस सेल लेवल जितना रहता है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था बेस सेल लेवल में तो रहती हैं चीजें, तो बढ़ेगा नहीं लेवल यहाँ। दूसरे में इंडक्शन विद एन मोल ऑफ आईपीटीजी, दूसरे में आपने क्या दे दिया, आईपीटीजी दे दिया। दूसरे में अगर आईपीटीजी दे दिया यानी एलोलैक्टोज दे दिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, ये अगर दे दिया तो ये रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को बोलेगा आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ पर सारे जीन क्या हो जाएंगे, सारे जीन एक्सप्रेस होंगे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का लेवल यहाँ क्या रहेगा, हाई रहेगा। इस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैसे रहेगी, हाई। आगे है इंडक्शन विद एन मोल ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज दिया तो हमें पता है लैक्टोज से क्या होता है, लैक्टोज से ही एलोलैक्टोज बनता है, ब्रेक होके एलोलैक्टोज बनेगा, तो एलोलैक्टोज बना तो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाई है। नेक्स्ट है इंडक्शन विद एन मोल ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज दिया है तो एलोलैक्टोज तो बनेगा ही बनेगा। देन दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एन मोल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज यहाँ पर है तो यहाँ पर सीएमपी का लेवल कम रहेगा और कैप लेवल ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लो रहेगा, तो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का लेवल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आप ग्राफ देखो, मैच करो। ये मैंने ग्राफ 2 बार डाल दिया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, तो आप सेकेंड वाले ये इस पिक्चर से देख सकते हो। यहाँ पर ए वाली कंडीशन में हमने बोला था बेसल लेवल में रहेगा, तो यहाँ पर तो बहुत हाई दिखा रखा है, यहाँ 0 0 कभी होता ही नहीं है, मैंने कहा था थोड़ा मोड़ा अमाउंट में रहता है। थर्ड में देखिए डी में 0 है, 0 कभी रहती नहीं है कुछ चीज। नेक्स्ट में देखिए मैंने कहा था बी और सी में हाई है, तो बी और सी में तो हाई है और ए और डी में बेसल लेवल है, तो थर्ड वाला करेक्ट है। आगे यहाँ पर देखिए इन कंटेक्स्ट टू द लैकोपेरोन बैक्टीरियल स्ट्रेन दिया गया P1 P2। P1 का क्या दिया गया है, यहाँ पर जीनोटाइप, ऑपरेटर म्यूटेटेड है, रिप्रेसर प्रोटीन प्लस है, जेड माइनस है। अब आप देखो आई प्लस ने रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर जेड जीन ही एब्सेंट है, एब्सेंट है तो यहाँ पर तो कोई एक्सप्रेशन होगा ही नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। इस क्वेश्चन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि जेड माइनस है, जेड ही तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, नो एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
दूसरा यहाँ दिया गया है P2 के लिए जीनोटाइप, P2 का जीनोटाइप है O प्लस यानी ऑपरेटर है, I माइनस यानी रिप्रेसर प्रोटीन ही नहीं बन रहा, Z प्लस, अब रिप्रेसर ही नहीं बन रहा, नो रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन ही नहीं है तो ऑपरेटर से कोई बाइंड नहीं करेगा, आरएनए पोल आराम से जाएगी और यहाँ पर जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्रेस होगा। तो रिप्रेसर नहीं है तो ये हमेशा ऑन रहेगा, रोकने वाला ही नहीं है यहाँ पर कोई आरएनए पोल को, तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। देन यहाँ दिया गया है जेड जीन, जेड जीन का क्या दिया गया है यहाँ पर, जेड जीन का यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है O प्लस I प्लस O प्लस जेड प्लस, ये दिया गया है। तो ये क्या बनाएगा, ये रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो यहाँ पर जो है जेड एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अगर एक्सप्रेशन करवाना है तो आपको एलोलैक्टोज देना पड़ेगा ताकि वो रिप्रेसर से बाइंड कर सके, और एलोलैक्टोज बाहर से देके अगर ऑन करवाते हो तो ये क्या है, ये इंड्यूसेबल है। तो आप मैच कर सकते हो, P1 इज नो एक्सप्रेशन, P2 इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंड जेड इज, जेड कह लो या डी जीन है ये है हमारा इंड्यूसेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला देखिए, mutant of permease gene of E. coli do not synthesize lactose permease. The following statement refer to the behavior of LAC-Y mutant under different condition. पहला बोला गया है no synthesis of beta galactosidase when Y cell are induced with lactose, यानी कि जो Y cells हैं, सेल्स को आपने क्या दिया, इंड्यूस किया लैक्टोज के साथ में, तो बेटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस नहीं हुई। बताओ होगी कि नहीं होगी, आपने सेल्स को इंड्यूस तो कर दिया लैक्टोज के साथ में, क्वेश्चन बोल रहा म्यूटेंट है लेक-वाई, म्यूटेंट है यहाँ पर लेक-वाई, इकोलाई जो है परमिएज को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, परमिएज को क्या नहीं कर सकती, परमिएज को सिंथेसिस नहीं कर सकती। बताइए, यहां पर सिंथेसिस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सिंथेसिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कब होती है, जब एलोलैक्टोज वहां पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर परमिएज ही इनहिबिट है, परमिएज इनहिबिट है तो बाहर से आप लैक्टोज नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पर परमिएज इनहिबिट है तो कोई सिंथेसिस नहीं होगी, परमिएज ही तो बाहर से परमेबिलिटी दिलवाती है कि लैक्टोज अंदर आ जा। तो ये स्टेटमेंट सही है, हाँ नो सिंथेसिस लिख रखा ना, सही है, नहीं सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस होगी अगले में बोला गया है व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद लैक्टोज, सिंथेसिस नहीं होगी इसमें। आगे क्या बोला गया है, नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी। अब ये बोल रहे हैं कि हमने आईपीटीजेड दे दिया, आईपीटीजेड यानी एलोलैक्टोज दे दिया, अब अगर एलोलैक्टोज दे दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का है सिंथेसिस नहीं होगी, बिल्कुल होगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस। एलोलैक्टोज दिया है आपने बाहर से, इंड्यूस कर दिया बाहर से आपने इंड्यूस किया तो बिल्कुल सिंथेसिस होगी, नो सिंथेसिस कैसे आ गया। सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कि बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेस होगी, आपने बाहर से आईपीटीजेड दिया है, बाहर से क्या दिया है, बाहर से आईपीटीजेड दिया, बाहर से आईपीटीजेड आपने दे दिया, यानी एलोलैक्टोज बाहर से दे दिया, तो एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर से बाइंड करेगी, ऑपरेटर से बाइंडिंग नहीं होने देगी और सिंथेसिस होगी, करेक्ट है। सेल इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन नॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टोन पीजी, यानी आपने एलोलैक्टोज तो दे दिया लेकिन वहां पर टीओएनपीजी भी प्रेजेंट है। टीओएनपीजी क्या है, एक तरीके का टॉक्सिक कंपाउंड है जिसके प्रेजेंस में हमारा जो इकोलाई है वो काम नहीं कर पाता। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि अगर एलोलैक्टोज भी दे दिया लेकिन सेल में अगर टॉक्सिन कोई प्रेजेंट है, लेकिन मैंने एक चीज और आपको कही थी कि अगर टॉक्सिक प्रेजेंट होता है तो जो ए है वो ट्रांस एसिटाइलेज, वो उस पर एस्टाइल ग्रुप लगा के उसके काम को इनहिबिट कर सकता है, तो यहाँ पर जो है सेल इंड्यूस हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसके बॉडी में, ट्रांस एसिटाइलेज प्रेजेंट है। सेल इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ बिल्कुल ग्रो कर सकती है क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि टॉक्सिन के ऊपर एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देगा ताकि वो इकोलाई को हार्म ना कर सके। तो इसका हो जाएगा ADF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपको बैठ के इसको दोबारा देखना है, इस क्वेश्चन को आपको आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। Leucoperon in E. coli is controlled by both the LAC repressor and catabolite activator protein cap in an vivo experiment with leucoperon following observation are made। कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ मेड किए गए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं। पहला CEMP का लेवल हाई है, CEMP का लेवल हाई है तो CEMP और कैप कॉम्प्लेक्स तो बनेगा हमारा, यानी यहाँ एक्टिवेटर तो है, एक्टिवेटर तो काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये तो फुलफिल कंडीशन। रिप्रेसर इज बाउंड विद एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज से बाउंड, अरे वाह, तो भी ये काम करेगा यहाँ पर, है ना।
CAMP इज इंटरेक्टिंग। अच्छा ये बताओ, अगर CAMP यहाँ पर हाई है तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या रही होगी, ग्लूकोज कम रही होगी, है ना। और रिप्रेसर बाउंड कर रहा है एलोलैक्टोज से, एलोलैक्टोज अगर है यानी लैक्टोज यहाँ पर है, ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तभी तो ये कंडीशन है। तो वही बताना आपने, ग्लूकोज इज एब्सेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ डायगोनल ग्रोथ कर्व सेल बायोलॉजी में, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लेके आ गई हूँ क्योंकि अब आपको और क्लियर हो जाएगा ये। That a culture medium contain two carbon source, one is preferred carbon source that is glucose, another one is lactose। तो आपको पता ही है बैक्टीरिया ग्रो कैसे करता है, आप अगर किसी भी मीडियम में डालोगे तो थोड़ा सा टाइम वो एडजस्टमेंट में लेता है। तो स्टार्टिंग में हमको पता ही है कि स्टार्टिंग में कौन सा फेज आता है, लैग फेज आता है। फिर ग्लूकोज को देखते ही वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ग्लूकोज जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर यहाँ पर लैग फेज आएगा। लैक्टोज मिल गया, लैक्टोज को फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो यहाँ पर 2 बार लैग फेज आता है और यहाँ पर ये देखिए एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। सो अ लैग फेज विल बी ऑब्जर्व बिटवीन 2 एक्सपोनेंशियल फेज, है ना। क्वेश्चन में दिया गया 2 इकोलाई कल्चर ए एंड बी आर टेकन, कल्चर ए वॉज अर्लियर ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेट्यूटियस इंड्यूसर IPDG। पहले क्या बोला गया, 2 कल्चर हैं, एक कल्चर ए है एक कल्चर बी है, 2 कल्चर है हमारे पास में। कल्चर ए को ग्रो किया है इन प्रेजेंस ऑफ IPTG, इंड्यूसर प्रेजेंट है, IPTG यानी एलोलैक्टोज है। बोथ कल्चर आर नाउ यूज टू इनोक्यूलेट फ्रेश मीडियम कंटेनिंग सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ इंड्यूसर। फिर उसके बाद में दोनों कल्चर को इनोक्यूलेट किया फ्रेश मीडियम में, जो क्या कंटेन कर रहे हैं, जो यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं कि इंड्यूसर ऑप्टिमल, फिर दोबारा ग्रो किया तो दोनों में ही ऑप्टिमल लेवल में है इंड्यूसर, इंड्यूसर यानी एलोलैक्टोज, ऑप्टिमल लेवल में एलोलैक्टोज। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कल्चर बी वॉज अनेबल टू यूटिलाइज, कल्चर बी जो है लैक्टोज यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, लैक्टोज यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। कल्चर ए आराम से कर रहा है लैक्टोज यूटिलाइज, ये आराम से लैक्टोज को यूज कर रहा है। कल्चर ए, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है ए कल्चर में आराम से यूज कर रहा है। क्यों इसलिए कर रहा है यूज, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इसको क्या क्या, क्या दे दिया, IPTG का ट्रीटमेंट दे दिया। अब एलोलैक्टोज का ट्रीटमेंट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, लैक्टोज है तो लैकोपेरोन आराम से चलेगा, लैक्टोज इफिशिएंटली वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, यही रीजन है। पहला प्री ट्रीटमेंट विद IPTG हैज रिजल्टेड इन म्यूटेशन, म्यूटेशन क्यों होगा, म्यूटेशन तो नहीं करता, IPTG तो इंड्यूसेबल है। IPTG हैज मेड द सेल मेम्ब्रेन मोर पोरस टू स्मॉल, IPTG का कोई काम नहीं होता सेल मेम्ब्रेन को पोरस बनाने का, ये रिप्रेसर को रोकने का काम होता है। In culture A, lactose permease was induced to high level during pre-treatment with IPTG। बिल्कुल IPTG का ट्रीटमेंट आपने दे दिया, एलोलैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर से बाइंड किया, रिप्रेसर से बाइंड किया तो जो वहां पर ZYA तीनों ही एंजाइम ने काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आ गई और वहां से लैक्टोज जो है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया ग्लूकोज ग्लैक्टोज में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज थर्ड वन। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को सेल बायोलॉजी में, फिर भी ट्राई कर लो आप लोग इसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मीडियम है जो कि इन्फेक्टेड है फाज से और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से और ग्लूकोज से, आपको बताना है कौन सा है। देखो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज 2 सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज 2 सोर्सेज आए होंगे, बी वाले में ग्लूकोज रहा होगा और ए वाला कुछ भी ग्रो नहीं करा तो इन्फेक्टेड होगा फाज से, मैच कर सकते हो। A1 is glucose and galactose, B is glucose, C graph infected with fast। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10th वाला, यहाँ पर स्ट्रेन दिया गया है, एक दिया गया Y माइनस, आई थिंक ये मैं करवा चुकी हूँ, हाँ ये करवा चुकी हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरोन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।